नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन कब आया था? ये आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया तब जाके कहीं संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की मांग तो कई बार हुई है, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया भी था। तो पहली बार अंग्रेजों ने कब माना था? 1946 में माना। संविधान सभा के गठन की बात की गई तो 1946 में अगस्त प्रस्ताव में माना गया। ठीक है, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया फिर क्रिप्स मिशन फेल हो गया। फिर 1945 में क्या आया? आपका शिमला सम्मेलन हुआ, वो भी फेल हो गया। फिर कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को, तब जाके कहीं ये संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो अब जब गठन हो गया है संविधान सभा का, जब गठन हुआ है तब भाई संविधान सभा है, सभा तो सभा का मतलब क्या है कि इसमें सदस्यों की संख्या होगी। तो सदस्यों की संख्या कितनी थी, यह क्वेश्चन पहले बनेगा आपसे। तो 389 सदस्यों की संख्या थी इसमें। अब इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। ठीक है, संविधान सभा हेडिंग है संविधान सभा का गठन हो गया है तो इसमें सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी रखी जाएगी? सदस्य 389 सदस्य रखे जाएंगे, इसमें होंगे। और 389 में इसमें क्या होगा कि कुछ पर चुनाव होगा और कुछ मनोनीत किए जाएंगे इसमें 389 में। ठीक है, तो देखो 389 में इसका जो सदस्य का जो आधार था, तो आधार ये था कि पूरे भारत में 10 लाख, जहाँ पर भी क्षेत्र में 10 लाख जनसंख्या होगी तो 10 लाख पर एक सीट थी 10 लाख पर एक सीट थी। ठीक है, तो लिख लो भाई, आधार लिखो। आधार क्या था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, ये क्या था? आधार था। और देखो ये जो सीटें थी ये 3 वर्गों में विभाजित थी। 3 वर्ग कौन कौन से थे? 3 वर्ग, एक तो सामान्य था, दूसरा मुस्लिम वर्ग था मुस्लिम वर्ग, और तीसरा क्या था? सिख वर्ग के। गले में खराश हो रही है यार, मार्कर। हाँ ठीक है, तो सदस्यों की संख्या 389 है, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट आ रही है इसमें। ठीक है, और 3 वर्ग बनाए गए, सामान्य, मुस्लिम, सिख। तो 389 को अगर हम लोग अब 389 को आगे देखते हैं कैसे बांटा गया था। तो ये 389 हो गई। इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आते हैं? यहाँ पर आते हैं 296 सीटें, और यहाँ पर क्या आती है आपकी? यहाँ पर कितना बचेगा भाई? अब 296 यानी 93 सीटें यहाँ पर आएंगी, 93 सीटें यहाँ पर आएंगी। 296 पर चुनाव होगा, और 93 सीटें ये देशी रियासतों की थीं, देशी रियासतों की। ठीक है, इन पर चुनाव नहीं होगा, ये मनोनीत किए जाएंगे। चुनाव किस पर होगा? 296 पर। अब यहाँ पर इसके देखो डिटेल में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो इसको भी डिवाइड करेंगे। इसमें भी हम लोग देखेंगे अंदर कि इसके अंतर्गत कौन कौन सीटें आएंगी। देखो 296 है, तो 296 में क्या करेंगे? कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी? मुस्लिम लीग को कितनी दी जाएंगी? और सिख। कांग्रेस को देखो जो सीट दी गई थी 296 में से, मतलब आरक्षित है ना सीटें, कि 296 पर ही चुनाव लड़ेगी। तो 296 में 213 पर कांग्रेस लड़ेगी, 79 पर मुस्लिम लीग लड़ेगी, और ये 4 सीटों पर लड़ेगी। ठीक है, तो कितना हो गया भाई? 9 3 12 4 16
7 1 8 1 9, 296। अब ये सीटें आपको दिख रही हैं, ये सीटें आपको दिख रही हैं, इतनी सीटों पे चुनाव होंगे, ठीक है, 296। तो क्या होगा कि 200, अब इसमें क्या होता है कि देखो 204 यानी 292 सॉरी 292 पर क्या होगा, प्रांतों में सीटें होंगी। प्रांतों में जो 11 प्रांत बनाए गए थे ना, 11 प्रांत बनाए थे, मैंने बताया था आपको 1935 वाले में, तो 11 प्रांत बनाए गए हैं, तो 292 सीटें हैं प्रांतों के लिए, और 4 सीटें दी गई हैं किसको, चीफ कमिश्नरी को, यानी यूनियन टेरिटरी को दिया गया है। तो 4 सीटें दी गई हैं चीफ कमिश्नरी को। अब 4 सीटें चीफ कमिश्नरी, यानी 6 चीफ कमिश्नरी का आयोग गठन हुआ था, 6, ठीक है, 11 प्रांतों का और 6 चीफ कमिश्नरी का, और बाकी देसी रियासतें, इसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया था, लेकिन देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई थी, मैंने बताया था कल आपकी क्लास में। तो 4 चीफ कमिश्नरी, अब इसमें कौन कौन सी थी, देखो दिल्ली, ये 4 सीटें दी गई हैं, ठीक है, दिल्ली और अजमेर, कुर्ग, कर्नाटक वाला एरिया कुर्ग, और ये 5वां क्या रहेगा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है इस समय ये बलूचिस्तान। तो देखो 296 को जब बांट देंगे तो 213 कांग्रेस के पास आएंगी, मुस्लिम लीग के पास 79 आएंगी, और सिख के पास 4 आएंगी। तो अब इन्हीं में से ऐसा नहीं है कि चीफ कमिश्नरी में कांग्रेस नहीं लड़ेगी, मतलब क्या है कि 4 सीटें जो है दी गई हैं किसको, चीफ कमिश्नरी को, क्योंकि 6 बनाए गए हैं जिसमें 4 को मिली है सीटें। तो 4 को सीटें मिली, तो 4 कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है, एक दिल्ली है, एक अजमेर है, कुर्ग है, बलूचिस्तान है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब दोस्तों इस पे होगा चुनाव, किसको, अब चुनाव प्रणाली होगी। तो चुनाव में देखो क्या होता है, चुनाव प्रणाली देखो इसकी कैसी थी। चुनाव प्रणाली वही जो राष्ट्रपति में होता है, ठीक है। इसके लिए चुनाव क्या होंगे, एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक पद्धति या प्रणाली। अब देखो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति वाले में, ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या है कि सीमित मतदान था, व्यस्क मताधिकार, देखो व्यस्क मताधिकार, लेकिन सार्वभौमिक नहीं था, ठीक है, सार्वभौमिक नहीं था, व्यस्क मताधिकार, और सीमित, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, सीमित मताधिकार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे चलते हैं फिर। अब क्या होंगे, अब होंगे चुनाव, रफ करूं मैं इसको। अब देखो क्या होंगे, अब होंगे चुनाव। चुनाव कब होंगे, जून जुलाई 1946 में, जून जुलाई 1946 में होंगे अब चुनाव। जून जुलाई में चुनाव हुए, ठीक, जिसमें अब यहां पर जो 389 सीटें हैं इसको हम लोग देखेंगे 296 के हिसाब से देखेंगे भाई कि कितनी सीटें किसको मिली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो देखो पहली बात तो फिर से कर देंगे, 389 करेंगे यहाँ पर, इसमें 93 देशी रियासतों के पास हैं जो रिजर्व हैं, मनोनीत किए जाएंगे, और ये 296 पर चुनाव हुआ है। तो 296 पर यहाँ पर कांग्रेस ने कितनी सीटें पाई, ये आता है क्वेश्चन, जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो देखो 296 में कांग्रेस के पास सीटें कितनी आई, 208 आई, ठीक। मुस्लिम
देखो यार, मैं समझ गया कि ये सही से दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं सही से दिख रहा तो आपको नहीं दिखेगा, इसको हटाओ। देखो मुस्लिम लीग, पहले कांग्रेस देख लो। कांग्रेस 208 पर आई और मुस्लिम लीग कितने पर आई है, कितनी सीटें पाई थी इसने, 73 पाई। और अन्य कितनी है, अन्य पर देखो कितने, 15। अब इनको आप जोड़ के देख लो भाई, तो 8 3 11 5 16, 7 1 8 1 9 और 296, तो 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 208 सीटें। अब इसमें सवाल ये बन सकता है कि सबसे ज़्यादा सीट किस एरिया से आई थी, तो देखो संयुक्त प्रांत, सबसे ज़्यादा सीटें संयुक्त प्रांत से आई थी। संयुक्त प्रांत कितनी आई थी, 55। उसके बाद ठीक है, दूसरे नंबर पर किसकी सीटें थी, मद्रास प्रांत की। कितनी थी, 49 थी। अगर देखो क्वेश्चन बन जाए कि 389 में जो चुनाव हुआ था वो तो ठीक है, लेकिन वो तो अलग है, 93 अलग है। 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं ने भाग लिया था, तो महिलाएं कितनी चुन के आई थी, तो महिलाएं देख लो भाई, महिलाएं आई थी 15। कितनी, 15। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, देख लो, चल रहा है वीडियो। ठीक है, 15। समझ में आ रही बात। तो ये जो लिखा है मैंने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 जीती थी, अन्य ने 15। टोटल कर देंगे भाई इसको पूरा, तो 296। अब इसको कर देते हैं रफ 296 को, क्योंकि आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो मैंने जोड़ दिया खाली चेक करने के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी संयुक्त प्रांत को। दूसरे नंबर पर रहा था मद्रास प्रांत, 49 सीटें मिली थी उसको, और महिलाएं 15। ये महिलाओं वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी महिलाएं चुन के आई थी, तो 15 आपको लगाना है। कितनी, 15। कितनी महिलाएं, 15 लगाना है। ठीक है, अब बात देखो आती है कि ये तो आ गए, अब बात आती है देशी रियासत। तो देशी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे थे। ठीक है, देखो पहली बार देशी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। ठीक है, बाद में भेजे। अब बाद में भेजे, लेकिन एक रियासत ऐसी भी थी जिसने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा। ठीक है, तो हैदराबाद जो रियासत थी, अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा, अपना प्रतिनिधि भाई नहीं भेजा। ठीक है, अब अच्छा आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि सर 93 जो रियासतें थी उनके राजकुमार आए थे क्या, राजा आया था क्या? नहीं, रियासतें तो 500 प्लस थी उस समय, लेकिन उनका एक संगठन था, उनकी एक कमेटी थी। ठीक है, तो उसके अंतर्गत 93 को ले लिया गया था, तो अपने प्रतिनिधि के तौर पर उनको भेजा जाना था। तो खाली हैदराबाद रियासत ऐसी थी जो अपना प्रतिनिधि नहीं भेजती है। ठीक है, फिर देखो अब ये संविधान सभा का चुनाव हो चुका है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया है, संविधान सभा का बहिष्कार किया है। लिख लो यहां पर मुस्लिम लीग, रुको इसको रफ करते हैं पूरा। मुस्लिम लीग ने क्या किया है, संविधान सभा का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा है कि ये सब बकवास बंद करो, संविधान सभा गठन वगैरह। ठीक है, पहले हमारा काम करो, हमें पाकिस्तान बना के दो, हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, ये तुम्हारा काम है, तुम जानो, हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था भाई, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में बनाया।
दिवस के रूप में मनाया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? देखो, मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें संविधान सभा से मतलब नहीं, पहले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए पाकिस्तान, हमें भारत का विभाजन करो, हमें पाकिस्तान बना के दो, हमको मतलब नहीं है बाकी चीज़ों से। तो जब बात नहीं सुनी गई तो इन्होंने क्या कहा कि 16 अगस्त 1946 को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई और अपना जो मुद्दा था बहुत कस के बुलंद किया। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़े बड़े दंगे हुए भारत के अंदर, बहुत बड़े बड़े दंगे हुए। इसका परिणाम बहुत ही खराब माना जाता है और बहुत ही इतिहास में कहे तो बहुत ही बुरा माना गया है कि बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे इसके लिए। ठीक है, तो अगर ओवरऑल की बात करते हैं, ओवरऑल क्या हुआ, तो ओवरऑल ये हुआ कि संविधान सभा का गठन हो ही गया, संविधान सभा का गठन हो ही गया। मुस्लिम लीग चिल्लाती रही क्योंकि मुस्लिम लीग पर सीटें कम थी, बाकी सीटें इनके पास थी, तो कोई बात नहीं है, उनका संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक है, इसको रफ करते पहले। अब यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें देखेंगे, ये सब बेकार की बातें थी। बेकार की बातें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बेकार की बातें मतलब उस समय बेकार की बात हुआ करती थी कि यार हम लोग कहाँ जा रहे हैं और तुम मुस्लिम लीग कहाँ जा रही है, तो ये सब बेकार की बातें थी। अब हम लोग अच्छी लिखेंगे यहाँ पर। देखो, संविधान सभा का गठन हो चुका है, संविधान सभा का गठन हो चुका है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक में यह हुआ कि भैया अध्यक्ष कौन बनेगा? भाई कोई भी सभा हो, अध्यक्ष तो बनेगा ही कोई ना कोई। तो वहाँ पर सबसे बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो उनको बना दिया गया था अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अच्छा, सबसे बुजुर्ग जब होता है, कोई सीनियर होता है, उसको ही अध्यक्ष बनाते हैं। ये प्रावधान लिया गया है फ्रांस से, ध्यान रखिएगा, यह प्रावधान लिया गया था फ्रांस से। फ्रांस में ऐसा होता था। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। देखो, डालो हेडिंग, संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा का गठन जो है हो गया, और इसी के हिसाब से पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था भाई? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, और लोग गलत कर देते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष का मतलब है सच्चिदानंद सिन्हा, इतना समझ लो। फिर देखो, अब इसके बारे में और कुछ नहीं देखना है। फिर देखो क्या हुआ कि नंबर 2 पर देखो क्या हुआ कि दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर। अच्छा, ये आपको डेट याद रखनी है, क्योंकि डेट क्या है कि करीबी डेटें हैं, करीबी दिनांक है, तो आपको ये 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 13 दिसंबर याद रखना है। ऐसा नहीं कि दिसंबर में 1946 में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक, नहीं, आपको डेट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डेट, तो आप तारीख याद करेंगे भाई। तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, और स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया भाई? स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसा होता है, अभी भी देखो प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं शपथ दिलाने के लिए, बाद में अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पे इन्हें चुना गया था। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर बोल सकते हैं इन्हें। अब देखो, स्थायी अध्यक्ष ये हो गए। अब देखो, उपाध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, तो उपाध्यक्ष देखो, उपाध्यक्ष आपने शायद नहीं पढ़ा हो, लेकिन उपाध्यक्ष भी पढ़ा जाता है, मतलब आता है एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में आता है। तो एच.सी. मुखर्जी, और दूसरा कौन था? बीटी कृष्णामाचारी, बीटी कृष्णामाचारी। अच्छा, अब देखो इसमें क्या था कि एक और पॉइंट है, इसी के अंदर देखेंगे कि
संविधान सभा का स्पीकर, प्रवक्ता, ठीक है, तो सभा का स्पीकर किसे रखा गया भाई? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधा देखो अभी संविधान जो है बना नहीं है, ये सब संविधान सभा के गठन है ना, ये इसके बाद बनना शुरू होगा। दिमाग में हालांकि सबके है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो 1935 से लेनी है, 80% तो वहाँ से लेनी है, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट से भी कुछ चीज़ें ली जाएंगी, मौलिक अधिकार वगैरह तो ठीक है, कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं इधर उधर से ली जाएंगी, देशों से ली जाएंगी, हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। तो अभी क्या है, अभी ये एक मतलब एक आधार बन रहा है संविधान का गठन के लिए, संविधान की स्थापना के लिए ये आधार बनाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि संविधान सभा का जो स्पीकर है वो कौन बनाया गया? वो बनाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप लोग बिल्कुल पढ़ लेते ना तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? BN राव को, बेनेगल नरसिम्हा राव, BN राव को, ठीक है। BN राव जो है तो इन्होंने बर्मा का जो संविधान है उसको बनाने में भी काफ़ी मदद की थी BN राव ने, ठीक है। बर्मा जो 1937 में बर्मा जो है भारत से अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो वकील थे। और तो इतने पॉइंट आपको बनते हैं 11 दिसंबर 1946 से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी एक और पॉइंट देखते हैं हम लोग, एक हम लोग पॉइंट और देखेंगे अभी, ठीक है। अब देखो, अब आती है बात, देखो 9, 11, 13 ये लगातार जो डेट है आपको ध्यान रखनी है कि 11 में क्या हुआ। 11 में बस इतना हुआ, इतना मान के चलिए 11 में बस इतना हुआ था कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। बस 9 दिसंबर 1946 में बस यही हुआ है पहली बैठक में। तीसरी बैठक देखो कब हुई थी? तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। इसमें क्या हुआ है कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 1946 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और ये पारित कब हुआ था? ये पारित कब हुआ था? पारित कब हुआ था? अरे भाई, पारित हुआ था 22 जनवरी 1947। तो देखो दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था या पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ये लिखा नहीं है अपने अभी, देख लो, ये किसके द्वारा हुआ था? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था भैया। तो देखो 3 क्वेश्चन, यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गए कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और ये प्रस्ताव पारित कब हुआ था? तो पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। तो ये प्रस्ताव क्या था? और यही आगे चल के जो है हमारे वर्तमान जो संविधान जो बनने वाला था उसकी ही प्रस्तावना होने वाली थी ये, ठीक है। देखो, इस उद्देश्य प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था कि संविधान का जो भावी रूप है उसका संक्षेप में एक वर्णन था, ठीक है। जो भावी रूप होने वाला था उसका संक्षेप में वर्णन था, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो, पहली तो इसमें जो बात की गई थी वो की थी न्याय की, न्याय। एक बात की गई थी स्वतंत्रता की। तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी। सामाजिक न्याय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता में क्या था?
कि विचार और विश्वास और अभिव्यक्ति और उपासना। अब यहाँ पर देखिए वन लाइनर क्वेश्चन आएगा तो आपको गलती नहीं करनी है। वन लाइनर क्वेश्चन भी कभी कभी कठिन होता है। तो एक लाइन में क्वेश्चन लिखा है कि उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत कितने न्याय की बात की गई थी, या फिर उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से न्याय की बात नहीं कही गई थी। तो आपको फिलहाल ये 3 तो याद रखने हैं, चौथा कोई ऑप्शन होगा आप उसको टिक कर देंगे। ऐसे ही इसमें आ जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। तो भैया ये आपको 4 याद रखने हैं, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना। ठीक है, तो 4 आपको याद रखना है। और देखो क्या कहा गया था, एक पॉइंट और है यहाँ पर। और क्या कहा गया था कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा। भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा। भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा, ठीक है, जो विश्व शांति को बढ़ावा देगा। जो विश्व शांति को बढ़ावा देगा। अब देखो विश्व शांति को बढ़ावा देगा, भैया संप्रभु लिखना बहुत जरूरी है प्रस्ताव वगैरह में, क्योंकि संप्रभु का मैंने मतलब पहले क्लास में आपको बताया था, जो राज्य की परिभाषा बताई थी। संप्रभु का मतलब होता है कि खुद निर्णय लेने की शक्ति, किसी का हस्तक्षेप ना हो। तो संप्रभु इसीलिए लिखा गया। संप्रभु तो बड़ा ही काम की चीज़ है, इसको लिखना बहुत जरूरी था कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है भैया। मतलब यह है कि अब जो है उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, भारत खुद अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए सक्षम है, इसलिए संप्रभु लिखना बहुत जरूरी था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया। तो ये पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, 22 जुलाई 1947। क्रम से चलेंगे, कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को अपना लिया था। राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। ठीक है, अब यह एक चीज देखो, 15 अगस्त 1947 एक अधिनियम आया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखो बंटवारा हो चुका है अब, ठीक है, बंटवारा हो चुका है, पाकिस्तान बन चुका है और संविधान सभा में भी बंटवारा हो चुका है, क्योंकि जब इसमें बंटवारा हुआ तो संविधान सभा में भी बंटवारा होगा, क्योंकि कुछ सीटें इधर उधर हो जाएंगी। तो देखो क्या हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या है कि भारतीय संविधान सभा संप्रभु हो गई। ठीक है, यह क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय संविधान सभा संप्रभु हो गई। संप्रभु का मैंने मतलब बताया अभी आपको। और दूसरा, और इसे 2 काम सौंपे गए, और इसे 2 काम सौंपे गए। पहला देखो क्या है, पहला यह है कि जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष है भाई, संविधान सभा राजेंद्र प्रसाद, इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूं, मतलब क्या है कि संविधान का जो निर्माण हो रहा है वो किसकी देखरेख में होगा, ये 2 काम सौंपे गए हैं। संप्रभु हो गई है ना, तो 2 काम। अब देखो कोई भी अंग्रेजी में हस्तक्षेप नहीं करने वाला, क्योंकि अब संप्रभु हो गया है तो भारत के लोग ही देखेंगे। तो अब क्या है कि संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये क्या, इनकी देखरेख में संविधान निर्माण होगा भाई, संविधान बनाया जाएगा इनकी देखरेख में। और दूसरा पॉइंट ये है कि संसद केंद्रीय विधायिका, ये कौन है, जीवी मावलंकर, इनकी देखरेख में
जो संसद के कानून वगैरह होंगे, विधायिका के कानून वगैरह होंगे, वो इनकी देखरेख में होंगे, और जो जो संविधान निर्माण होगा वो इनकी देखरेख में होगा। तो ये चीज़ें आप हुई, ये चीज़ें करी गई। तो संविधान सभा का कार्य क्या था? संविधान निर्माण करना, नियमों और कानूनों को लागू करना, ये काम था। तो आज तक जो आज की जो क्लास है वो हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीज़ें, और जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं उसको अपने नोट्स में तैयार करते रहिएगा, ठीक है? तभी अच्छे से फ़ायदा होगा आपको, वरना तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाते, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।